नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज हम रुधिर के बारे में बात करेंगे और ये जो क्लास आज हो रही है विशेष रूप से ध्यान देंगे पटवार वाले। इसके बाद हम बात करेंगे रीट वाले, राजस्थान पुलिस। श्योर है एक क्वेश्चन आपका जरूर पुटअप होगा, इसमें से जरूर मिलेगा और विशेष रूप से जो बता रहे हैं उसको एक बार से गौर करके देखना, आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रुधिर के बारे में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो ब्लड के बारे में बात करेंगे, ब्लड के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ब्लड के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हमने लिखा रुधिर। ये रुधिर होता क्या है तो इसके बारे में हम डेफिनेशंस के रूप में यदि पढ़े तो रुधिर को एक तरल यानी लिक्विड रूप में ये होता है और संयोजी उत्तक के रूप में होता है। संयोजी का मतलब होता है जोड़ने वाला, उत्तक का मतलब होता है कोशिका के प्रत्येक भाग को यानी अलग अलग कोशिकाओं में ये पहुंच जाता है, सभी कोशिकाओं को सेल्स को जोड़ता है, सभी तक ब्लड का परिवहन होता है। इसीलिए आपका जो फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एनडीए 2019 में भी पूछा गया है, रुधिर होता है तो रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। तो ये लाइन आपको पेपर उठा के देख लेना। एनडीए का जो पेपर हुआ था, बड़ा एग्जाम है 2019 में, नेशनल डिफेंस एकेडमी का, उसमें यहीं से आपकी पहली ही लाइन ब्लड की, रुधिर की पहली लाइन आपको पूछी गई। नंबर 2 पे बात करें कि जो आपका रुधिर है इसका पीएच होता है 6। वैसे 7.4 मानते हैं इसका और वास्तव में आपको लिखना भी यही है 7.4, और 7.4 होने के कारण इसको माना जाता है क्षारीय। तो रुधिर का जो पीएच होता है वो कितना 7.4 और इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। क्षारीय क्यों होती है इसका एक छोटा सा रीजन होता है। पीएच स्केल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे नंबर 7 पे एक लाइन होती है जिसको न्यूट्रल के नाम से जाना जाता है, उदासीन के नाम से जाना जाता है। इससे पहले यदि देखिए तो यहाँ पे एसिड आता है, अम्ल आता है, और 7 के बाद यदि देखिए तो यहाँ पे बेस आता है यानी क्षार आता है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे बना 7.4, तो ये किस में चला गया, क्षार में चला गया। इसके बाद हम बात करें कि जो रुधिर है वो एक मनुष्य में कितना होता है, तो लगभग की अप्रोक्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति में लगभग जो रुधिर की मात्रा होती है वो 4 से 5 लीटर तक होती है। कितनी होती है, 4 से 5 लीटर तक होती है। मात्रा पूछे तो ये, लेकिन आजकल इस प्रश्न को चेंज कर दिया गया, थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया गया और कहा गया कि एक व्यक्ति का जो कुल भार है उसका कितना % होता है। तो यदि हम बात करें तो यहाँ पे लिखना है मानव जो शरीर है, मानव शरीर के कुल भार का लगभग 7 से 8% होता है। ठीक है, मानव के कुल भार का कितना % होता है, लगभग 7 से 8%। रुधिर मानव के पूरे शरीर, पूरे वजन का लगभग 7 से 8% भाग रुधिर के रूप में पाया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि ये जो रुधिर था इसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ, तो इस रुधिर को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो था प्लाज्मा और नंबर 2 पे था ब्लड का पल्स। ब्लड का पल्स, तो हम यहाँ पे बात करेंगे रुधिर के वर्गीकरण। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रुधिर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे और यहीं से ये चार्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा और यहीं से हम लोग जो प्रश्न पुटअप होने वाले हैं और पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षा में, उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो हम यहाँ पे वर्गीकरण के रूप में देखें तो रुधिर, तो हमने लिख लिया रुधिर, इसको कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में इस रुधिर को बांट दिया। ठीक है, नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 1 किसके रूप में, प्लाज्मा के रूप में। नंबर 2 की यदि हम बात करें, नंबर 2 की यदि बात करें तो यहाँ पे ब्लड का पल्स, ब्लड
कार्पल्स, ब्लड कार्पल्स रक्त कणिका, रक्त कणिका, और यहां पे हमने लिखा प्लाज्मा। ठीक है, अब देखिए छोटी सी बात है, प्लाज्मा जो है वो रुधिर का ही तो भाग है, लेकिन ये कितना परसेंट होता है, तो परसेंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये पूरे रुधिर का 55% भाग बनाता है, और सबसे ज्यादा भाग कौन बनाता है, प्लाज्मा बनाता है। जबकि ब्लड का पल्स आपके पूरे रुधिर का कितना परसेंट भाग, केवल 45% भाग ही ब्लड का पल्स आपके पूरे रुधिर का भाग बनाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो प्लाज्मा है वो है क्या, किस प्रकार से ये दिखाई देता है, कैसा होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए प्लाज्मा कहाँ से आया, यदि रुधिर को छान दिया जाए और छानने के बाद जो तरल पदार्थ बचे उसे ही क्या कहेंगे, प्लाज्मा। तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन, रुधिर के छानने के बाद, रुधिर को छानने के बाद प्राप्त तरल प्लाज्मा कहलाता है। या इसको बोल सकते हैं कि जो क्षनिक द्रव्य होता है, या लिख के लिखवा रहा हूं और लिख रहा हूं, सभी ध्यान देना, समझ में नहीं आए तो इतना सा समझ लेना कि छानने के बाद जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है, या जो पीले रंग का पदार्थ होता है जो छानने के बाद बचता है, उसे ही क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा क्षनित भाग, क्षनित भाग। छानने के बाद जो अपशिष्ट था वो तो दूर हो गया, लेकिन जो हमें प्राप्त हुआ, यानी क्षनित भाग हमें प्राप्त हुआ, उसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। प्लाज्मा निर्जीव तरल के रूप में होता है, हल्के पीले रंग का होता है। तो नेक्स्ट में हम जो बात करेंगे वो है नेक्स्ट वाली लाइन प्लाज्मा के बारे में। तो यहाँ पे एक छोटी लाइन और बता देता हूं मैं आप लोगों को। इस ब्लड कार्पल्स को नोट करना इस बात को, इस ब्लड कार्पल्स को 3 भागों में बांटा गया, 1 2 3। ठीक है, इन 3 का नाम था आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, और यहां पे प्लेटलेट्स, ओके। तो ये ब्लड कार्पल्स के 3 भाग, आरबीसी, इस लाल रक्त कणिका को कहते हैं आरबीसी। श्वेत रक्त कणिकाएं जो है इनको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, और इनको बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। एक मिनट ध्यान देना है, यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स हो गया, तो यहाँ पे ये प्लेटलेट्स ही होगा, क्या होगा, प्लेटलेट्स। 3 भाग हो गए। अब जो आपके लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनको अभिरंजन क्षमता के आधार पे 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में कौन कौन से, तो वो वहां पे पढ़ेंगे, यूनोसोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इसके बारे में श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में बात करेंगे और प्लेटलेट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो ये एक छोटा सा भाग, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम बात जो चल रही थी प्लाज्मा की, उसके बारे में देखते हैं। तो ये लाइन तो नोट कर लेना, 55% रुधिर के छानने के बाद जो तरल पदार्थ प्राप्त होता है, अर्थात क्षनित भाग जो लिक्विड के रूप में होना चाहिए,
वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। देखिए प्लाज्मा जो है वो हल्के पीले रंग का होता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का निर्जीव तरल होता है, निर्जीव तरल होता है। इसका जो संगठन होता है, किसका, प्लाज्मा का, प्लाज्मा का जो संगठन होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, जल ही होता है। तो प्लाज्मा संगठन की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा 90 से 92% इसमें क्या होता है, जल उपस्थित होता है। 6 से 8% इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो 0.9 में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और 1% में, यहाँ पे कितना हो गया, अन्य भाग इसमें उपस्थित होते हैं, अन्य भाग इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये हो गया प्लाज्मा का रासायनिक संगठन, प्लाज्मा का रासायनिक संगठन। देखिए जल है वो सर्वाधिक, तो पूछा जाता है प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आपको लिखना है जल पाया जाता है। कितना परसेंट होता है, 90 से 92 तक। प्रोटीन की बात करें तो 6 से 8%, ग्लूकोज की बात करें तो 0.9% और 1.1% में अन्य भाग इसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका रासायनिक संगठन। अब यदि बात करें कि यहाँ पे हमने लिखा कि प्लाज्मा में प्रोटीन तो प्रेजेंट होती है, लेकिन इस प्रोटीन के कितने भाग, तो इस प्रोटीन यानी प्लाज्मा में 3 प्रकार की प्रोटीन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रोटीन की, ये कितने प्रकार की प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये प्रोटीन यहाँ पे एक तो है एल्बुमिन, नंबर 2 ग्लोबुमिन, फाइब्रोनोजन, ये फाइब्रोनोजन इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, इसको स्टार बना लेते हैं। ये फाइब्रोनोजन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है क्योंकि यही प्रोटीन है जो ब्लड का थक्का बनाने के काम आती है। तो यहाँ पे ये हो गई इंपॉर्टेंट फाइब्रोनोजन प्रोटीन। ग्लोबुमिन भी हो सकता है, यहाँ पे एक छोटी बात ध्यान देखना, यहाँ से ग्लोब्यूलिन भी लिखते हैं, तो मीन और लीन ये आपको कंफ्यूज में नहीं होना है, यही है ग्लोबुमिन ही है, ग्लोबुलिन। कुछ बुक्स में आपको ग्लोबुलिन मिल जाएगा, कुछ में ग्लोबुमिन मिल जाएगा। अब देखिए बात करते हैं इनके कार्य क्या है। यदि कार्य की हम बात करें, कार्य की यदि बात करते हैं तो फाइब्रोनोजन रक्त का थक्का बनाती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रक्त का थक्का बनाना, थक्का बनाना, ये लिखा। यदि ग्लोबुलिन की बात करें तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको मजबूत बनाती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है। एल्बुमिन को यदि पढ़ ले हम तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रासरणीय संतुलन, बॉडी का जो प्रासरणीय संतुलन होता है उसको बनाए रखने का काम कौन करती है, एल्बुमिन करती है। तो इस प्रकार से प्लाज्मा में जो प्रोटीन था 6 से 8%, उसमें 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन, फाइब्रोनोजन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट में बात करेंगे कि जो अपने बॉडी में निर्मित होता है यूरिया, उससे यूरिया का परिवहन कौन करता है, तो रक्त का जो प्लाज्मा है वही यूरिया का क्या करता है, परिवहन करता है। तो इंपॉर्टेंट लाइन के रूप में स्टार बना के लिखेंगे इस लाइन को कि यूरिया का परिवहन कौन करता है, तो रक्त प्लाज्मा के द्वारा ही क्या होता है, यूरिया का
परिवहन होता है, तो स्टार लगा के इस लाइन को लिख रहे हैं, रक्त प्लाज्मा द्वारा यूरिया का परिवहन होता है, यूरिया का परिवहन होता है। यूरिया का क्या कर दिया, परिवहन होता है। अब इस प्रकार से आपका ये प्लाज्मा पूरा होता है। अब बात करेंगे ब्लड कार्पस की, तो ब्लड कार्पस जो 45% पूरे रुधिर का भाग बनाता है, इसको हमने 3 भागों में लिखा था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे आरबीसी। आरबीसी जो होती है लाल रक्त कणिकाएं, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये बनती कहाँ है, ये बनती कहाँ है। तो देखिए, एक तो होता है बच्चा और एक होता है वयस्क। वयस्क की बात करें तो ये बोन मेरो, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और यदि एक बच्चे की बात की जाए तो बच्चे में देखिए, ठीक है, यकृत में होता है, प्लीहा में होता है और थाइमस में इसका निर्माण होता है। किसका, आरबीसी का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब सबसे पहले यदि क्रम के रूप में बात करें तो ये प्लीहा में सबसे पहले किसमें निर्माण होगा, प्लीहा में, उसके बाद यकृत में और उसके बाद थाइमस में किसका निर्माण होगा, आरबीसी का। किसमें, एक बच्चे में, बालक में आरबीसी का निर्माण प्लीहा, यकृत और थाइमस में होता है। जबकि वयस्क की यदि बात की जाए तो वयस्क में आरबीसी का निर्माण बोन मेरो, अस्थि मज्जा, बोन मेरो, अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का यदि जीवन काल देखें, आरबीसी का यदि जीवन काल देखें तो कितना होता है, 120 दिन का होता है, 120 दिन का होता है जीवन का। आरबीसी का जीवन काल कितना हो गया, 120 दिन। अब देखिए, यही वो आरबीसी है जिसमें केंद्रक का अभाव होता है। इस लाइन को यहाँ लिख रहा हूं मैं, यही वो आरबीसी है जिसमें किसका अभाव होता है, केंद्रक का अभाव होता है। किसमें, आरबीसी में। इसीलिए ये कहलाती है अवास्तविक कोशिकाएं। क्या कहलाती है, अवास्तविक। तो नेक्स्ट में हमारा स्वतः ही प्रश्न बन जाता है कि वास्तविक कोशिकाएं कौन सी होती है। तो यहीं पे हमने पढ़ा था डब्ल्यूबीसी, एक लाइन पढ़ी थी डब्ल्यूबीसी, वो वास्तविक सेल होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें केंद्रक पाया जाता है। इस लाइन को थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन के रूप में लेना कि किसमें केंद्र प्रेजेंट होता है, किसमें अभाव होता है। तो केंद्रक प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसी में और आरबीसी में केंद्रक का अभाव होता है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि जो आरबीसी है, ठीक है, इसका जीवन काल हम लोगों ने पढ़ लिया, इसका निर्माण कहाँ होता है ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ेंगे कि डब्ल्यूबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के जो बारे में हम पढ़ रहे थे कि डब्ल्यूबीसी होती क्या है, तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं। इसके बाद एक नोट पढ़ ले हम लोग। नोट के रूप में यदि देखें तो पूरी जितनी भी ये ब्लड सेल्स थी उसमें सबसे ज्यादा यानी 99% जो भाग बनाती थी वो कौन, आरबीसी। रुधिर का सबसे ज्यादा भाग बनाने वाली जो कणिकाएं थी वो कौन सी थी, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। जबकि 1% की यदि बात करें तो उसमें केवल श्वेत रक्त कणिकाएं बनाती है। अब देख लीजिए, अब सभी लोग जो निर्माण होगा, श्वेत रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होगा वो भी कहाँ पे होगा, अस्थि मज्जा में ही होगा। कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में ही होगा। इंपॉर्टेंट लाइन स्टार के रूप में, श्वेत रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है ये आपके राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा में आ चुका है, जो 15-16 में एग्जाम हुआ था राजस्थान पुलिस में। उसमें पूछा गया था कि श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो जीवन काल होता है
2 से 4 दिन का, 2 से 4 दिन का जो जीवन काल होता है वो किसका, WBC का। ठीक है, इसके बाद हम कार्य के बारे में यदि बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये बैक्टीरियाओं का भक्षण करने का काम करती है। बैक्टीरिया जीवाणुओं के भक्षण का काम, जीवाणु भक्षण का काम करती है, इसीलिए इनको बोलते हैं घुमक्कड़। घुमक्कड़ कोशिकाएं, सेल्स जो होती है वो भी WBC होती है। ठीक है, जीवाणु का भक्षण करने वाली अपमार्जक सेल के रूप में, यानी साफ करने वाली सेल के रूप में यदि बात करें तो वो भी आपका कौन सा होगा, श्वेत रक्त कणिकाएं होगी। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। जीवन देखिए, इसका हमने जीवन काल भी पढ़ लिया कि 2 से 4 दिन। राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा 2015 में ये प्रश्न आया है। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को, जीवन काल को विशेष रूप से जीवन काल, जीवन काल। और जीवन काल कितना, 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन का, किसका, WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन का है। इसके बाद जो नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति में ये पाई कितनी जाती है, इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसके बारे में बात करेंगे। 6000 से 8000 प्रति घन मिमी होती है, घन मिमी होती है। किसकी संख्या, WBC की संख्या। एक नजरिए से यदि देखा जाए कि बहुत कम मात्रा में होने के बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा जो काम करती है, मुख्य रूप से जो काम करती है वो कौन करती है, WBC करती है, क्योंकि बैक्टीरियाओं का भक्षण करती है, हमें रोगों से बचाती है। इसके बाद हम बात करें तो इसी WBC को 2 भागों में बांट दिया गया, और एक था कणिका और दूसरा अकणिकामय WBC। तो नंबर 1 पे बात कर रहे हैं कणिकामय WBC, कणिकामय WBC। और यहाँ पे हम बात करें तो अकणिकामय WBC। देखिए, कणिकामय और अकणिकामय, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमारे ब्लड सेल्स जो थी WBC, इसमें 2 पार्ट हमें मिले, जिसमें ग्रेन यानी छोटे छोटे कण उपस्थित थे, उन्हें कहा गया कणिकामय। और जिनमें कण की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई उपस्थिति संभावना नहीं थी, उपस्थित नहीं थी, इसलिए इसको कहा गया अकणिकामय। यदि हम बात करें, जब कण WBC में प्रेजेंट थे, जब इसको रंगा गया तो रंगने के आधार पर इस कणिकामय को फिर से 3 भागों में बांट दिया। तो यहाँ पे हम लाइन पढ़ रहे हैं, अभिरंजन किसके आधार पे, अभिरंजन क्षमता के आधार पे, अभिरंजन क्षमता के आधार पे इस WBC को फिर से कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। और इनके जो नाम थे वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, 3 नाम यहाँ पे, इओनोसोफिल्स, बेसोफिल्स, और बेसोफिल्स की यदि बात हम बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स। इओनोसोफिल्स, इसको अम्ल से रंगा गया, किससे रंगा गया, अम्ल से रंगा गया। अम्ल से रंगने के कारण इसका नाम पड़ा इओनोसोफिल्स। जबकि बेसो की बात करें तो ये रंगा गया किससे, क्षार से, इसीलिए ये इसका नाम पड़ा बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, इसमें अभिरंजन ग्रहण करने की कोई क्षमता नहीं थी। यदि पूरी WBC की बात की जाए, सभी WBC की यदि बात की जाए तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा भाग बनाता है, और वो बनाता है पूरे WBC का कितना परसेंट, 65% पूरे WBC का भाग बनाता है आपका न्यूट्रोफिल्स, आपका न्यूट्रोफिल्स। इसके बाद यदि बात करें तो न्यूट्रोफिल्स जो है वो सर्वाधिक एक्टिव ब्लड का पल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। कौन, और यही भाग है न्यूट्रोफिल्स जो बैक्टीरियाओं का क्या करता है, भक्षण करता है।
यहाँ पे लिख देते हैं हम इस लाइन को, जीवाणु भक्षण, जीवाणु भक्षण। अब देखिए डायरेक्टली जो जनरल साइंस में प्रश्न आप लोगों को पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि बैक्टीरियाओं का भक्षण कौन करता है, तो आपको ऑप्शन में देखकर रखते हैं WBC, तो आपको भी क्या लिखना है यहाँ पे WBC। यदि WBC का भी माइनर आंतरिक भाग और दे दिया जाए तो वो कौन सा भाग, न्यूट्रोफिल्स, किसका भक्षण करता है, बैक्टीरियाओं का भक्षण करता है। अब लास्ट में जो आपका बचा वो हम बात करते हैं अकणिका। लास्ट में जो बचा कौन, अकणिका में। अकणिका में क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये भी कितने भागों में बांट दिए गए, 2 भागों में अकणिका में WBC को बांट दिया गया। ठीक है, अब 2 भाग इसमें जो कौन कौन से थे, तो 2 भाग थे मोनोसाइट, मोनोसाइट, और मोनोसाइट के साथ साथ इसको बांटा गया लिम्फोसाइट, इसमें लिम्फोसाइट। ठीक है, एक तो था मोनोसाइट और दूसरा था लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को यदि छोड़ दे 1 मिनट के लिए और बात करें किसकी, मोनोसाइट की, तो मोनोसाइट इसका मीन्स ये हुआ कि इसमें एक केंद्रक प्रेजेंट होता है। इसमें कितने केंद्रक प्रेजेंट होते हैं, एक केंद्रक इसमें प्रेजेंट होता है, और यही सर्वाधिक एक्टिव WBC होती है। इसकी सर्वाधिक एक्टिव WBC, सर्वाधिक सक्रिय WBC जो थी वो कौन सी थी, मोनोसाइट्स, और यही मोनोसाइट्स घुमक्कड़ WBC के नाम से, अपमार्जक WBC के नाम से जानी जाती है। तो इसका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, घुमक्कड़ अपमार्जक, घुमक्कड़ और अपमार्जक WBC है, तो वो कौन सी है, वो है अकणिका में की मोनोसाइट, अकणिका में की मोनोसाइट WBC घुमक्कड़ या अपमार्जक अर्थात शुद्धिकरण का काम करती है। लिम्फोसाइट की यदि बात करें तो इसमें 2 प्रकार की प्रोटीन, और इसका मुख्य जो कार्य है वो कार्य है वसा का स्थानांतरण। किसका स्थानांतरण, वसा का स्थानांतरण, वसा का स्थानांतरण करता है आपका लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट वही प्रोटीन जो हमने प्लाज्मा में पढ़ी थी, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन का निर्माण करती है। कौन, लिम्फोसाइट। इसके बाद आज का जो लास्ट टॉपिक आपका बचा वो है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में यदि बात की जाए तो वो ही इसका निर्माण कहाँ पे होता है, जीवन काल कितना होता है, और एक व्यक्ति में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। तो देखिए एक कॉमन बात तो हम पढ़ लेते हैं, चाहे आपकी WBC हो, चाहे आपकी RBC हो, चाहे आपका प्लेटलेट्स हो, सभी का निर्माण जो होगा वो कहाँ पे होगा, बोन मेरो, अस्थि मज्जा में होता है। तो नंबर 3 की बात करते हैं, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, इस प्लेटलेट्स यदि निर्माण की बात की जाए, निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण होता है बोन मेरो, अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जीवन काल। जीवन काल, जीवन काल होता है इसका 5 से 7 दिन, 5 से 7 दिन। और यदि इसकी संख्या के बारे में बात करें कि एक व्यक्ति में कितना प्रेजेंट होता है प्लेटलेट्स की मात्रा, तो वो होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन मिमी में होता है, प्रति घन मिमी में होता है। तो ये हो गया आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो इससे संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में हम एक बार से बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का जो प्रश्न था वो था कि RBC उसमें क्या प्रेजेंट होता है, RBC का रंग लाल क्यों होता है। तो लाल रंग होता है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। RBC में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रश्नों के बारे में। तो
तो यहाँ पे मैं आपको 5-7 प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए उसके बारे में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं या कणिकाओं का रंग लाल क्यों होता है, लाल क्यों होता है। तो आपका आंसर बन जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण आरबीसी का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। जब हीमोग्लोबिन को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो ये दो भागों में बट गई, एक तो हिम और एक ग्लोबिन। यहां से इंपोर्टेंट प्रश्न आपका फिर से टफ हो जाता है। हिम बोलते हैं आयरन को, लोहे को, आयरन बोल दीजिए, लोहा बोल दीजिए, ठीक है। इस लोहे के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और इसका स्टोरेज यानी इसका जो संचय होता है वो कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, यकृत में होता है। यकृत में हीम का संचय होता है। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबिन। तो ये ग्लोबिन एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। ये क्या है, प्रोटीन है। इस प्रोटीन का जब अपघटन होता है तो दो तत्वों का निर्माण होता है, एक बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन। इस प्रोटीन का जब अपघटन होता है, अब ये अपघटन कहाँ होता है, तो अपघटन की बात करें तो हमारे लीवर की कुफर सेल होती है, यकृत की कुफर सेल होती है। इस कुफर सेल के द्वारा ही इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। दो भाग में यहाँ लिख रहा हूं, एक तो है बिलीरुबिन और एक है बिलीवर्डिन। बस यही दो भाग हैं। हम बोलते हैं कि टॉयलेट का जो रंग है पीलापन होता है वो किसके कारण होता है, तो बिलीरुबिन के कारण होता है। बिस्ता का जो रंग होता है वो किसके कारण पीलापन होता है, बिलीरुबिन के। तो ये पीला रंग यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये पीला रंग प्रदान करता है और बिलीवर्डिन हरा रंग प्रदान करता है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो पित्ताशय से पित्त स्रावित होता है उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। किसकी वजह से, बिलीवर्डिन की वजह से पित्ताशय से स्रावित पित्त रस का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट पहला प्रश्न, आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है। ये तो जानते हैं सब लोग कि लाल होता है, लेकिन क्यों होता है, तो इसका रीजन है हीमोग्लोबिन। पीछे वाली क्लास में आपको इसी हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था कि हीमोग्लोबिन का मापन किसके द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन का मापन किसके द्वारा होता है, तो हीमोग्लोबिन का मापन सेली हीमोसाइटोमीटर के द्वारा होता है। ये बताया था आप लोगों को। इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर 2 पे यदि बात करें तो यही जो आपकी आरबीसी है, और आरबीसी में सबसे इंपॉर्टेंट भाग आपका प्लीहा का पढ़ा था। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी इस मृत जो आरबीसी होती है इसको हटाने का काम यानी दफनाने का काम जो होता है। एक मरे हुए व्यक्ति को दफनाया जाता है, जलाया जाता है, कहाँ, शमशान घाट में। उसी प्रकार से यहाँ आरबीसी का जब अपघटन होता है, क्षय होता है, तो ये कहाँ होता है, प्लीहा में होता है। इसीलिए इस प्लीहा को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कौन, प्लीहा। इसी प्रकार से एक प्रश्न बनता है कि यहाँ पे आरबीसी का जो ब्लड बैंक होता है या ब्लड बैंक के नाम से किसको जाना जाता है, रक्त बैंक। रक्त बैंक के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो भी आपका कौन सा है, प्लीहा ही है। तो इस प्लीहा वाले प्रश्न को अच्छे से देखना है, अच्छे से आपको 1-2 बार रिवीजन लगाना है, स्टार बना के विशेष रूप से आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पे ये 2 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में बनते हैं। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।